अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पहला बायोलॉजी का ऑनलाइन लेक्चर है और आप सबके लिए ये ऑनलाइन सर्विस हमने इसलिए प्रोवाइड की है ताकि आपकी जो छुट्टियाँ एक्सटेंड हुई हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हुए हम बात स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 की, किंगडम प्रोटिस्टा नेम्ड एज प्रोटॉक्टिस्टा की। देखिए, आप सारे जानते हैं कि हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें हमने सेकंड पोजीशन के ऊपर जो किंगडम प्लेस की है वो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा को रखा है। अब देखिए, किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा को रखने की या इसको सेपरेट किंगडम बनाने की कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी बिना पर हमें ये पूरा ग्रुप जो है, पूरी किंगडम सेपरेट करनी पड़ी। उन वजूहात के ऊपर जाने के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो प्रोटिस्टास हैं इसमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। देखिए, आप सब अगर अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उसमें एक वर्ड बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया गया है एंड दैट वर्ड इज़ द कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स। हम कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं इस ग्रुप को। उसकी वजह ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कोई स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि ये मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे अगर आप 5 किंगडम सिस्टम्स को याद करें तो उसके अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, फिर प्रोटॉक्टिस्टास हैं, फिर फंजाइज हैं, एनिमल्स हैं और प्लांटी हैं। अब फंजाई, एनिमल, प्लांटी को देख लें और प्रोकैरियोट्स को देख लें तो दोनों के सिस्टम्स क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं और स्पेसिफाइड है, करेक्टर स्पेसिफाइड है। बट जब हम आते हैं प्रोटॉक्टिस्टा के ऊपर, जिसको हम प्रोटिस्ट का नाम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, जो प्रोटिस्ट होते हैं इनके करेक्टर्स मिक्सचर हैं। इनके अंदर प्लांट लाइक करेक्टर्स भी हैं, इनमें एनिमल लाइक करेक्टर्स भी हैं, इनके अंदर फंजाई लाइक करेक्टर्स भी हैं। तो इसीलिए जब हमने इनकी फर्दर नॉलेज हासिल किया, फर्दर एग्जामिनेशन की, तो हमें एक चीज़ क्लियर हुई और वो बात ये थी कि जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्चुअली प्रोटिस्टास जो हैं ये उन सारे किंगडम्स की क्या है, उनके एंसेस्टर्स हैं। यानी अगर आप इसके ऊपर आए, हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंसेस्टर हो गए प्रोटिस्टास के। लेकिन ये जो प्रोटिस्टास है, ये जो आपको प्रोटिस्टा नज़र आ रहा है, आप इसको गौर से देखें तो इससे आपको फंजाई भी आ रहे हैं, प्लांटी भी ओरिजिनेट हो रहे हैं और एनिमेलिया भी ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंसेस्टर्स हो गए, जबकि ये तीनों किंगडम्स जो हैं ये क्या है, दीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोटिस्टास। इसीलिए इस ग्रुप के अंदर हमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने क्या किया, हमने इन ऑर्गेनिजम्स को सेपरेटली एक किंगडम में प्लेस कर दिया। अब आगे मूव करते हुए हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट की। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। देखिए, जो प्रोकैरियोट्स हैं हम इनके बारे में सिंपली जानते हैं, दे आर नोन एज या दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनसे इवॉल्व होकर हमारे पास आया कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये थी कि इवॉल्व हुए, प्रोकैरियोट से इवॉल्व होकर यूकैरियोटिक सेल्स आए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये बैक्टीरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोकैरियोट्स किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हमारे पास प्रोटिस्ट है दे आर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे। अब प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंस देखा था, चैप्टर नंबर 4 में जब हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का फर्क देखा तो इसका मेजर डिफरेंस नाम से जाहिर है। देखिए, प्रो का मतलब हमेशा होता है बिफोर, एंड जो क्रेयॉन है ये आया है क्रियोटिक से, इसका मतलब है क्या, न्यूक्लियस। यानी ये वो सेल्स हैं जो न्यूक्लियस नहीं कैरी करते थे, जिनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, तो इनको हमने प्रोकैरियोट्स कह दिया। जबकि जो यूकैरियोट्स है, यू का मतलब होता है ट्रू और क्रियोटिक मींस न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू न्यूक्लियस है। इनमें हमें यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स भी नजर आएंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड, इवन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी नजर आएगा। तो इसी वजह से
हम ये पहले कैरेक्टरिस्टिक काउंट करवाते हैं इनका प्रोटिस्टास का कि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब ये कौन सी यूकैरियोटिक है? देखिए, आपके पास अगर हम बात करें फंजाई की, प्लांटी की और एनिमेलिया की, तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो फंजाई है दे आर मल्टी सेलुलर एज वेल एज सम एक्सेप्शंस आर देयर जो कि यूनिसेलुलर फंजाइज भी है। एग्जांपल आपके पास यीस्ट की है। बट यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये प्रोटिस्टाज है, इनके करेक्टर में हम कहते हैं कि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स भी हैं, कॉलोनियल भी फॉर्म करते हैं और मल्टी सेल्ड सिंपल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं। अब देखिए, दो डिफरेंट करेक्टर्स एक ही ग्रुप के अंदर प्रोसेस हो रहा है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स भी है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी है। प्लस जो कॉलोनियल है, इसका मतलब ये कि दे टेंड्स टू लिव इन द कॉलोनियल फॉर्म, यानी डिफरेंट प्रोटिस्ट एक ही कैटेगरी के जो एक ही करेक्टर के होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक उसमें रहते हैं, कॉलोनियल नेचर के अंदर रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये करेक्टर सेकंड इनका काउंट हुआ। थर्ड करेक्टर वो कहता है या तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होंगे या ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, देखिए, हेटेरोट्रॉफ इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है किसी चीज को निगलना। हेटेरोट्रॉफ्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें अपनी खुराक बनाने की सलाहियत नहीं होती। वो अब अपनी खुराक नहीं बना सकते, तो खुराक कैसे लेंगे? वो एनर्जी तो चाहिए ना जिस्म को। तो उस एनर्जी के लिए बेटा वो क्या करेंगे, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनसे खुराक हासिल करेंगे, उनको अपनी खुराक बनाएंगे। ये हेटेरोट्रॉफ है। अब यही हेटेरोट्रॉफिक नेचर आपको नजर आती है एनिमल्स में और साथ फंजाइज में। लेकिन हेटेरोट्रॉफ इंजेक्शन जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एनिमल्स हैं, क्योंकि एनिमल कहते हैं इंजेक्शन। जबकि वहीं पे हेटेरोट्रॉफ्स इनकी बात करें तो फंजाई के अंदर एब्जॉर्प्शन है। तो हमें यह भी पता चला कि ये इंजेक्शन के जरिए तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ इनके ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, उनके अंदर एब्जॉर्बर्स भी मौजूद हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन का अमल भी मौजूद है। जबकि जो ऑटोट्रॉफिक नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्लांट्स के पास। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स क्या है? दे आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस मतलब अपनी खुराक खुद बनाना, अपनी खुराक खुद बना रहे हैं वाइल यूजिंग सनलाइट, तभी हम उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये करेक्टर भी हमें प्रोटिस्ट के अंदर नजर आए। तो ये देखिए, अभी तक हमने एक चीज नोट की है कि करेक्टर्स मिक्सचर की फॉर्म में आ रहे हैं, मिले हुए आ रहे हैं। एक प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक नेचर नहीं है, एक मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट वो कहता है सेल वॉल, तो कुछ के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है जैसे प्रोटोजोन्स, और कुछ के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है जैसे एल्गीज। अब आप नोट करें तो फंजाई के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है और प्लांट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो यही वो वजह थी जिस वजह की बिना पर इस चीज के बारे में डिसाइड किया गया, इस बात के बारे में डिसाइड किया गया कि भाई ये जो ग्रुप है ये एक डिफरेंट ग्रुप है, एक कंट्रोवर्शियल ग्रुप है, और इसको हम किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्लेस या किसी भी दूसरे किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इसको एक अलग किंगडम के अंदर प्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए एक सेपरेट किंगडम बनानी पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, उसी बात को आगे लेते हुए हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा। यहां पे हमने बात की एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की, फिर हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट की, अब हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, यानी हिस्टोरिकली कौन कौन से साइंटिस्ट थे और किस तरह से उन साइंटिस्ट ने जो है हमें इसके बारे में आगाह किया और इसको डिफरेंट किंगडम बनाने में हेल्प आउट किया। सबसे पहले हमारे पास 1861 में जॉन हॉग आते हैं, जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई हमें इसके लिए एक किंगडम प्रपोज करना चाहिए। किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से उन्होंने एक प्रपोजिशन दी। उन्होंने कहा कि ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के किंगडम में प्लेस नहीं करवाए जा सकते, तो इनके लिए एक सेपरेट किंगडम होनी चाहिए। फिर 1866 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? 1866 में साइंटिस्ट आया जिसका नाम अर्नेस्ट हैकेल था।
अर्नेस्ट हैकल ने सजेस्ट तो किया कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके साथ उसी में इंक्लूड कर दिए बैक्टीरियाज को भी और दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी। यानी जो बात जॉन हॉक ने की थी उसने प्रपोज किया, इसने सजेस्ट किया, इसने सजेशन दी, और सजेशन देने के बाद इससे मिस्टेक कह लें या उस वक्त लैक ऑफ एविडेंस के तहत इसने क्या किया, इसने बैक्टीरियाज वगैरह को जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उसने उनको भी इसके अंदर प्लेस कर दिया। अच्छा, जब इसने प्लेस किया ना तो कुछ अरसे बाद जब इसने मजीद अपने ही इसी किंगडम को देखा तो इसको अपनी गलती का थोड़ा सा अंदाजा हुआ, तो उसने क्या किया, उसने इसी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में क्या किया बेटा, इसी के अंदर इसने एक ग्रुप बना दिया मोनीरा के नाम से, और इस ग्रुप में इसने उठा के क्या प्लेस कर दिया, सारे प्रोकैरियोट्स प्लेस कर दिए। अब याद रखिएगा ये जो मोनीरा ग्रुप बना है ये कोई बाहर नहीं है, ये अलग से नहीं बना, इसको इसी किंगडम के अंदर ही प्लेस कर दिया। जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा थी उसी में एक सब ग्रुप बना दिया मोनीरा के नाम से, और उसमें सारे बैक्टीरियाज को प्लेस कर दिया। उसके बाद 1938 में हमारे पास आया हर्बर्ट कॉपलैंड, और उसने इस मोनीरा को निकाल कर एक अलग से किंगडम स्टेटस दिया, और उसने उस किंगडम को नाम दिया किंगडम प्रोकैरियोटिस। यानी नोट करें कि हमारे पास पीछे से एक कंट्रोवर्सीज आ रही थी, बट हर साइंटिस्ट अपने टाइम के मुताबिक जो उसके पास कैपेबिलिटीज थी, जो उसके पास टेक्नोलॉजीज थी, उनको इस्तेमाल करते हुए, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो ये काम करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड ने इस मोनीरा ग्रुप को प्रोटोक्टिस्टा से निकाला और निकालकर इसको एक अलग से किंगडम स्टेटस दे दिया। जबकि 1969 में रॉबर्ट विटेकर है, जिसको हम सब जानते हैं, उसने क्या किया, उसने 5 किंगडम सिस्टम तो दिया, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ प्रोटोक्टिस्टा के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर गया जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। अब नोट करें, हम जब भी इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं हमने हमेशा एक बात की कि ये सिंगल सेल्ड भी है, ये सिंपल मल्टी सेलुलर भी है। यहाँ पर उसने क्या किया, उसने सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्लेस कर दिया। तो भाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट कहाँ जाएंगे, तो उसने उनको प्लेस कर दिया था प्लांट्स में। हमारे पास कुछ एल्जीज ऐसे हैं, कुछ प्रोटिस्टास ऐसे हैं बेटा जो बहुत ही बड़े साइजेस के हैं और मल्टी सेल्ड हैं, और उनके करेक्टर्स को देख के लगता है कि दे आर प्लांट लाइक। तो क्या हुआ कि उसने उनको प्लांट्स में प्लेस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लास्टली हमारे पास 1988 में आए लिन मार्ग्रिलस एंड कैरोलन शॉर्ट्स, और मार्ग्रिलस और शॉर्ट्स ने 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद आज हमारे पास ये जो किंगडम सिस्टम है ये बिल्कुल उसी नेचर में मौजूद है जिस नेचर के अंदर इन दोनों ने इसको मॉडिफाई किया था। 5 किंगडम सिस्टम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर 5 है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम सिस्टम दिया किसने, तो वो था रॉबर्ट विटेकर ने। कब साल 1969 में। लेकिन उस 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किन्होंने किया, तो मॉडिफाई किया मार्ग्रिलस और शॉर्ट्स ने। कब मॉडिफाई किया, 1988 में। ठीक है बेटा, तो ये जो आपके पास पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ये याद रखिएगा, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट है इसको भी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखना। क्लियर है? और एक और बात याद रखिएगा, ये जो आपका चैप्टर 7 है, इस चैप्टर 7 के अंदर सिर्फ बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, ये चैप्टर लॉन्ग के लिए है ही नहीं। तो ये चैप्टर थ्रू आउट हमारे किसके लिए तैयार हो रहा है, शॉर्ट के लिए तैयार हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आते हैं डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट। देखिए मैं अगले टॉपिक पे आ गया हूं, अगली हेडिंग पे आ गया हूं। मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, टोटल नंबर ऑफ फाइलास,
और ये टोटल नंबर ऑफ फाइलास जो है ये मैंने आगे आंसर दिया हुआ 27 फाइलास। याद रखिएगा जब मार्ग्रेलस और शॉर्ट्स 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे थे तो उस वक्त मॉडिफाई करते वक्त इन्होंने इस चीज़ को असेस किया कि जो प्रोटिस्ट है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, बहुत डाइवर्स है, यानी इसके अंदर बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि अगर आप उनको सेपरेट सब ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहें तो वो डिफरेंट फाइलास में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ फाइलास उन दोनों ने इस ग्रुप का दिया दैट इज 27 फाइलास। यानी प्रोटिस्ट एक ऐसी किंगडम है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 27 फाइलास हमारे पास क्या है मौजूद है, ठीक है। और ये 27 फाइलास दिए किसने ने? लिन मार्ग्रेलस और कैरलन शॉर्ट्स ने दिए। तो ये भी आपके पास क्या हो गया बेटा, ये भी आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया। अब मूव करते हैं डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट डाइवर्स क्यों है, यानी प्रोटिस्ट इतने ज्यादा फैले हुए क्यों हैं? उनके फैलने की एक्चुअल वजह यह है कि उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंट साइजेस हैं, यानी साइज में भी फर्क है और स्ट्रक्चर में भी फर्क है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक प्रोटिस्ट लेता हूं एमीबा। एमीबा का शेप देखें या स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन वही मैं ले लूं पैरामीशियम, तो पैरामीशियम के आप शेप देखें तो इसकी एक डेफिनेट शेप है। ठीक है। अब नोट करें दोनों है तो प्रोटिस्ट, लेकिन दोनों की जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो वाजे हैं और उसी के साथ उनकी जो साइज है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये माइक्रोस्कोपिक नेचर में भी है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी हैं जो मैक्रोस्कोपिक में जो हमें नेकेड आई से नजर भी आ जाते हैं। तो पहली जो डाइवर्सिटी की वजह बनी वो बनी क्या? स्ट्रक्चर एंड साइज। दूसरी आई मीन्स ऑफ लोकोमोशन। देखिए लोकोमोशन का मतलब होता है मूव करना। मूव से मुराद जानदार अपनी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह तक जाए, तो ये जो अमल है ये मूवमेंट कहलाता है, इसको लोकोमोशन कहते हैं। अब आप इनमें नोट करें तो इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन है। कोई फ्लैजेला से मूव कर रहा है, कोई सीलिया की मदद से मूव कर रहा है, कोई सूडोपोडिया की मदद से मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो फिक्स्ड है, सिसाइल है, मूवमेंट ही परफॉर्म नहीं कर रहे। कुछ ऐसे जो कैरियर मोड में है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे इंसेक्ट्स उनको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि इनके जो सेकंड डाइवर्सिटी की वजह बनी है वो बनी है मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, मीन्स ऑफ लोकोमोशन बनी है। थर्ड आ जाए, थर्ड है वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट, वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अब आते हैं न्यूट्रिएंट के ऊपर। न्यूट्रिएंट भी याद रखिएगा, यहां पर आ जाए वे ऑफ ऑब्टेनिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी किस तरह से जानदार अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा। यहां पे आ जाए या तो हेटेरोट्रॉफिक मोड है या ऑटोट्रॉफिक है। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी या इंजेक्शन है या एब्जॉर्प्शन है, और ऑटोट्रॉफिक में प्रोड्यूसर्स है। तो याद रखिएगा ये भी एक वजह बनी इनके डाइवर्सिफाइड होने की। फिर है चौथा इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरे जानदार से इनका किस तरह का ताल्लुक है, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हम सोशल बायोलॉजी का नाम लेते हैं। तो इसमें कुछ के साथ ये कॉलोनियल फॉर्म में है, कुछ के साथ ये एज अ पैरासाइटिक मोड में है, सही है, और फ्री लिविंग नेचर भी है इनकी। तो ये याद रखिएगा कि ये भी चीज़ इनको क्या कर रही है, ये भी चीज़ इनको डाइवर्सिफाइड कर रही है। नेक्स्ट हैबिटेट, एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक दोनों, मैरीन, फ्रेश वाटर, ठीक हो गया। फिर ये आपको ऑलमोस्ट उस पर भी नजर आएंगे ओपन एरियाज में, ड्राई लैंड में, ह्यूमिड रीजन्स में भी। तो ये क्या हुआ, ये हैबिटेट भी डिफरेंट है। और फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हर किसी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेते हैं अपने आप को डेवलप करवाने में, कुछ खुद से ही एज अ एसेक्सुअल मेथड अपने आप को रिप्रोड्यूस कराते हैं। कुछ ये करेक्टर्स जो हैं ये इस बात को बताता है कि आपके पास क्या है, ये डाइवर्स क्यों है, ये इन डिफरेंट
मोड्स की वजह से, इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की वजह से डाइवर्स है। लास्टली आपने याद रखना है कि हमारे पास मेजर ग्रुप्स जो हैं प्रोटिस्ट के वो 3 हैं। एक प्रोटोजोआ जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है जिनमें एनिमल लाइक करेक्टर्स हैं। सेकेंड एल्जीज जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है जिनमें प्लांट लाइक करेक्टर्स हैं। और थर्ड हमारे पास है फंगस लाइक प्रोटिस्ट जिनमें फंजाई लाइक करेक्टर्स हैं। कल हम बात करेंगे बेटा इंशाल्लाह ताला सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास जो प्रोटोजोआज है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट उनकी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चनिंग हो आपकी तो आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।